गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम अक्टूबर महीने का जो है सो केमिस्ट्री का मंथली टेस्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे थे। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए हम वीडियो को वहीं पर स्टॉप किए थे। तो उसी सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें है सो अगले प्रश्न जो बचे हुए प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले जाके पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। बाकी तो आप किसी वीडियो को भी कभी भी देख सकते हैं। इस वीडियो को भी देखेंगे तो हम प्रश्नों को इसके आगे ही हल करेंगे, ठीक है। लेकिन पहला को जाके पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो काफ़ी अच्छा से समझ में आपको आएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए, है ना, सपोर्ट भी कीजिए एक प्रकार से। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल जो है सो हम उस वीडियो में देख चुके हैं 15 को, लेकिन हमको लगा कि 15 को फिर से हमको आपको समझाना चाहिए। तो देखिए, ये अभिक्रिया जो है ना, वो अभिक्रिया है अल्काइलेशन अभिक्रिया बोलते हैं। जो ये अभिक्रिया लिखा गया है कि क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया कराया गया है मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 मतलब अनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो जो इस अभिक्रिया को कहते हैं वो कहते हैं अल्काइलेशन, है ना। और अल्काइलेशन कहाँ होगा? जो क्लोरोबेंजीन में अल्काइलेशन कराएंगे ना, आप बात को थोड़ा समझिएगा कि जब क्लोरोबेंजीन में अल्काइलेशन को कराएंगे तो अल्काइलेशन या तो ऑर्थो पे होगा, यानी आने वाला CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पारा पे जुड़ेगा, है ना। तो चूंकि ऑर्थो पे Cl और CH3 ग्रुप काफ़ी आमने सामने हो जाता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करता है? धक्का मारता है। धक्का मारने का मतलब क्या है? हिंड्रेंस डेवलप होता है ना। तो हिंड्रेंस डेवलप होने के कारण ये कम अमाउंट में बनता है, माइनर अमाउंट में बनता है ना। जबकि पारा वाला का बात करें तो क्लोरीन जस्ट यहाँ है और इसी का अपोजिट में CH3 आ रहा है पारा पे। दोनों एक दूसरे से इतना दूर है कि धक्का मारने का कोई चांस नहीं मिल रहा है, यानी पारा वाला है सो ज़्यादा बनेगा। क्या बनेगा? पारा वाला ज़्यादा बनेगा। और ये चीज़ हम कैसे कह रहे हैं? अब कोई बच्चा कहेगा कि सर क्लोरोबेंजीन में, इस बात को भी आप समझिए, कई कई बात जो है वो महत्वपूर्ण हम इस वीडियो में बोल रहे हैं, जिसको आपको गौर से सुनना चाहिए। कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ और यहाँ ही मिथाइल ग्रुप क्यों आ रहा है, यानी ऑर्थो पे और पारा पे ही क्यों आ रहा है, मेटा पे क्यों नहीं आ रहा है? तो देखिए, जो क्लोरीन है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। कौन? क्लोरीन। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा तो आने वाला ग्रुप को वो हमेशा कहाँ पे डायरेक्ट करेगा? डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो कहाँ पे बैठने का निर्देश देगा? तो या तो ऑर्थो पे जाने के लिए बोलेगा या पारा पे जुड़ने के लिए बोलेगा, है ना। तो क्लोरीन भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर है। डोनर का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर पास कर रहा है, यानी कि क्लोरीन भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आने वाला CH3 ग्रुप को कहाँ जाने के लिए कहेगा? या तो ऑर्थो पे जाने के लिए कहेगा या पारा पे जाने के लिए कहेगा। तो दोनों जगह जा रहा है। अब देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों जगह जा रहा है, लेकिन ज़्यादा कहाँ जा रहा है? पारा पे। तो ज़्यादा पारा पे जा रहा है तो पारा वाला ज़्यादा बनेगा। ये देखिए, पारा वाला मेजर अमाउंट में बनेगा और ऑर्थो वाला माइनर अमाउंट में बनेगा। अब आप कहेंगे कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए सर जो मेटा डायरेक्टिंग हो। तो मेटा डायरेक्टिंग भी है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर की ओर निकाले ना, ऐसा ग्रुप। जैसे अल्डिहाइड ग्रुप लीजिए, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप लीजिए, ये O है, ठीक है, CHO बोलते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर निकाल रहा है। जब बाहर की ओर निकालेगा ना, तो जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो कैसा डायरेक्टिंग होगा? ये भी सवाल पूछ सकता है, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर की ओर खींचेगा, रिंग से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसको बोलेंगे वो मेटा डायरेक्टिंग है। यानी आने वाला ग्रुप को कहाँ जाने के लिए निर्देशित करेगा कि नहीं नहीं तुम भाई मेटा पे जाओ। कब? जब एल्डिहाइड हो, एसिड ग्रुप हो, COOH ग्रुप रिंग पे जुड़ा हुआ हो, है ना। यानी कि इस ग्रुप पे या ऐसा ग्रुप पे जब अल्काइलेशन कराएंगे तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे आएगा? मेटा पे। लेकिन जब इस तरीके का रिंग में जब यहाँ पे या तो क्लोरीन हो या तो एमाइन हो,
है ना, या तो पहले से CH3 ही हो, इस तरीके का ग्रुप रहेगा, तो आने वाला नया ग्रुप या तो ऑर्थो पे जाएगा या मेटा पे जाएगा। ये कौन तय कर रहा है? तो यहाँ वाला ग्रुप तय कर रहा है। ऊपर वाला ग्रुप कैसा है वही तय कर रहा है कि आने वाला नया ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा या पारा पे जाएगा, है ना, या मेटा पे जाएगा। तो ऑर्थो और पारा पे कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर देने वाला हो, ठीक है। मेटा पे कब जाएगा? जब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर लेने वाला हो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो, एसिड ग्रुप हो, एसिड क्लोराइड ग्रुप हो, नहीं, एसिड क्लोराइड ग्रुप हो, है ना, एसिड एमाइड ग्रुप हो, ये सभी ग्रुप जब रहेगा ना कार्बन से डबल बॉन्ड वाला, तो बोलेंगे कि वो मेटा डायरेक्टिंग है। और क्लोरीन हो, है ना, ब्रोमीन हो, एमाइन ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप हो, ये सारा है सो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि अल्काइलेशन अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा बनेगा पारा क्लोरोटॉल्विन, है ना, टॉल्विन बनेगा। तो ऑर्थो वाला भी, लेकिन ये माइनर बनेगा। माइनर का मतलब कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि जो है अल्काइल बेंजीन है, उसका अभिक्रिया कराया गया है 2Na के साथ, और एक है अल्काइल हलाइड RX। इसका भी पहला वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए हम बोले थे ये सभी आपस में मिलके, है ना, 2NaX बाहर निकल जाएगा और एक रिंग के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी ऐसा बनाएगा। तो आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ के अल्काइल है ना डबल हो जाए, यानी कि जस्ट रेप्लिकेट हो जाए, एक ही अल्काइल ग्रुप रेप्लिकेट हो जाए, तब उसको बोलेंगे कि ऊर्ज रिएक्शन है। वो क्या है? याद रखिएगा, पहला नंबर वाला क्या है? ऊर्ज रिएक्शन है। क्या है? ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज क्यों है? क्योंकि अल्काइल और अल्काइल जुड़ा हुआ है। दूसरा में एक अल्काइल और एक रिंग जब आपस में जुड़े, यानी एक रिंग के साथ एक अल्काइल जुड़े, तो इसको बोलेंगे ऊर्ज फिटिंग है, यानी ये ऊर्ज भी है और फिटिंग भी है। और तीसरा क्या है कि जब दोनों रिंग ही हो, रिंग और रिंग आपस में फिट हो जाए, तब क्या बोलेंगे कि ये फिटिंग रिएक्शन है ना। इस बात को आप समझेंगे, पहला वीडियो इसका देखिए, वहाँ काफ़ी अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे हम तीनों को एक साथ बताए हैं कंपेयर करते हुए। इस बात को आप समझ गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि एसीटोन आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। यानी एसीटोन रिएक्ट्स विथ I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म, है ना। तो एसीटोन का अभिक्रिया जब भी है सो इसके साथ कराते हैं। ये एकदम आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में हम बताए हैं इस चीज़ को कि ये एसीटोन है, इसका अभिक्रिया अगर NaOH से कराते हैं बच्चा लोग, किसके उपस्थिति में? I2 के उपस्थिति में, तो ये डायरेक्ट जो है वो CH3I3 यानी आयोडो फॉर्म बनाता है। ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन E2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो E2 अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो Br है ना बच्चा, और जो हाइड्रोजन है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो पता चलेगा। इसमें देखेंगे कि यहाँ एक हाइड्रोजन है जो इधर है और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट में है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट में है। कहते हैं इसको एंटी पेरीप्लेनर ग्रुप होना चाहिए, है ना। ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के जस्ट एंटी होना चाहिए, यानी अपोजिट होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि इसमें भी अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, अपोजिट इसमें नहीं है। तो जिसमें नहीं है वही जो है वो E2 एलिमिनेशन नहीं देगा, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यहाँ समझाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है
कि E2 जो अभिक्रिया है वो कंसर्टेड पाथवे को फॉलो करता है। कंसर्टेड पाथवे फॉलो करने का मतलब क्या है कि लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा वो दोनों साथ साथ होता है। हाइड्रोजन ग्रुप को बेस आके बेस जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप को लेता भी है और उसी के साथ साथ जो ग्रुप निकलने वाला है यानी लिविंग ग्रुप है वो बाहर भी निकल जाता है। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए जो है ऐसा होना चाहिए, दोनों आपस में एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए, इस बात को समझिए, इसका प्लेन ऊपर है हाइड्रोजन का, ये ब्रोमीन का नीचे है, मतलब इसमें E2 होगा। इसमें देखिए ये इधर है ब्रोमीन का और ये हाइड्रोजन का इधर है, मतलब इसमें भी होगा। इसमें देखिए कि ब्रोमीन इधर है, इसके बगल वाले कार्बन पे बच्चा किसी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं है, है ना। इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि फॉस्जीन का कॉमन नाम क्या है। तो फॉस्जीन का कॉमन नाम जो है कार्बोनिल डाइक्लोराइड होता है। फॉस्जीन का फॉर्मूला ही कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा COCl2। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 क्लोरीन हो तो उसको फॉस्जीन बोलते हैं। ये एक प्रकार से जहरीला गैस होता है। इसके स्मेल से, इसको सूंघने से ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप जानते होंगे कि कोयला से भी कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं या फिर स्वीट पॉइजन बोलते हैं, है ना, स्वीट पॉइजन बोलते हैं। क्या होता है कि आदमी अगर अपने कमरे में, किसी कमरे में, बंद कमरे में कोयला जला के अंगीठी को रख ले या चूल्हा को रख ले तो उससे निकलने वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन के रिसेप्टर सेल्स को क्या कर देता है, जाके ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का दम घुटने से मृत्यु हो जाता है। तो ऐसा आप कभी ना करें। ठंड का मौसम है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखें कि जनरली व्यक्ति क्या करता है कि ठंड के मौसम में सोचता है कि चूल्हा जला ही लिए हैं, खाना पका ही लिए हैं, अब जो चूल्हा में गर्मी है उसको हम अपने कमरे के अंदर कर लेते हैं और सारा खिड़की दरवाज़ा बंद करके सोते हैं ताकि तो कुछ गर्मी महसूस होगा। लेकिन होता क्या है कि इस चूल्हा से जो है वो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा होता है, जो है सो व्यक्ति के ब्रेन में जाके उसके ऑक्सीजन रिसेप्टर सेल्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और आदमी की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। उसको पता भी नहीं चलता है कि हम धीरे धीरे कब मर रहे हैं। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। उसी तरीके से जो फॉस्जीन है वो भी एक जहरीला गैस है, इसका कॉमन नाम जो है वो कार्बोनिल क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 को। निम्नलिखित में कौन AgNO3 के साथ उजला अवक्षेप देता है? तो यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि 4 ऑप्शन में AgNO3 के साथ कौन है सो वाइट PPT बनाएगा। तो वाइट PPT वही बनाएगा AgNO3 के साथ जिसमें क्लोरीन के निकल जाने के बाद उसके पीछे छूटने वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि आप निकाल के देखिए, इससे क्लोरीन को निकालिएगा तो बनेगा ये चीज़, यहाँ पे प्लस बन जाएगा और क्लोरीन Cl- निकल जाएगा। यही Cl- तो Ag+ के साथ मिल के AgCl का वाइट PPT बनाएगा। देखिए इस बात को समझिए, इस रिंग से निकलने वाला, पहला ऑप्शन से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो Cl निकलेगा ना वही Cl इस Ag+ के साथ मिलके AgCl का वाइट PPT बनाएगा। तो देखिए एक रिंग तो ऐसा बना, इस बात को समझिए, एक रिंग तो ऐसा बना, दूसरा में से अगर हम Cl को निकाल लेते हैं, दूसरा में से में इस वाले से अगर Cl को निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा, ऐसा ऐसा CH2 पे प्लस और यहाँ पे बनेगा Cl-, है ना। और एक बेंजीन पे प्लस बनेगा, B नंबर वाला इस पे प्लस बनेगा और प्लस Cl- बनेगा। इसका यहाँ तोड़ दिए हैं, इसका यहाँ तोड़े हैं और इसका यहाँ तोड़े हैं। तो देखिए यही Cl Ag के साथ अभिक्रिया करके AgCl वाइट PPT बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों में Cl के छोड़ के जाने के बाद कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये है कि ये है कि ये है। तो आप देख पाएंगे ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये इसलिए हो जाता है
कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है बाबू लोग कितना, 5। ये ऊपर चल जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्लस चार्ज जो है वो नाचते रहता है, यानी एक जगह नहीं रहता है। देखो ये प्लस चार्ज अभी यहाँ आ गया, ऐसा होगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे प्लस अबर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, CH2 हो जाएगा। अबर फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, अबर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ये डबल बॉन्ड फिर से यहाँ आ जाएगा, तो वापस ये क्या बन जाएगा, वही चीज़ बन जाएगा जो पहला नंबर में था, यानी यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। देखिए ये जो प्लस चार्ज था ना बाबू, वो रिंग में अलग अलग पोजीशन में बार बार क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। इसके कारण जो क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल उसका पीछे वाला ग्रुप होगा, उतना ही ये क्लोरीन को आराम से जाने देगा। जैसे हमको छोड़ के कोई जा रहा है, तो हम जितना खुश रहेंगे उतना ही ना वो जा पाएगा। जैसे मान के चलो, सपोज करो कि तुम्हारे बाबूजी कहीं जा रहे हैं और तुम बाबूजी को जाने के बाद भी उतना ही खुश है, तो बाबूजी तो आराम से जाएंगे। लेकिन अगर बाबूजी जा रहे हैं और तुम रोने लगो तो वो नहीं जाएंगे। यही बात है कि ये Cl अगर किसी का फादर है, इसके जाने से भी इसका बेटा पीछे जो रह जा रहा है वो नहीं रोएगा, यानी नहीं रोने का मतलब अनस्टेबल नहीं होगा। तो ये Cl आराम से जा सकता है ना किसी के साथ। किसी के साथ कहने का मतलब किसके साथ, Ag प्लस के साथ मिल के Cl क्या बनाएगा, AgCl, है ना। ये चीज़ समझो। तो क्या होगा, किसके साथ होगा, वाइट PPT किसके साथ बनाएगा आसानी से, C वाला के साथ। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को समझिए, ये एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन का अभिक्रिया है ना। ये सिर्फ इस Br और इस बॉन्ड के बीच में Mg घुस जाएगा, है ना, यही बनेगा। कहने का मतलब इतना ही है बालक की Cl और यहाँ पे Mg आ जाएगा और ये Br आ जाएगा। इस Mg Br को ही कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फाइनली जब दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेंगे तो अलग होगा, लेकिन इनिशियली यही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन आग बुझाने के काम में प्रयोग होता है। तो आग बुझाने में होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पायरीन भी बोलते हैं, इसी को, है ना, पायरीन। इसमें क्या होता है कि इसका काफ़ी डेंस वेपर जो है ना, डेंस वेपर यानी कि भाप होने के कारण, जैसे कहीं आग लग गया तो ये क्या करता है, इसका डेंस वेपर इसके चारों तरफ एक कक्ष बना लेता है और ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और हम जानते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाएगा वहाँ पे आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, तो आग बुझाने में CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव्य है। तो ये बात जान लीजिए कि CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड द्रव है, बाकी इसके ऊपर वाला ये जाएंगे तो सभी गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होगा। ज़्यादा कहने का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चा लोग, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसमें क्या है, उसका जो है सो गैस से द्रव की ओर और द्रव से सॉलिड की ओर बढ़ेगा। ये बात समझ रहे हैं। आयोडीन अपने आप में एक सॉलिड है, ये बात हम बताए भी थे कि आयो2 जो होता है, ये आयोडीन जो है एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड का, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का उदाहरण होता है आयोडीन, जो नमक में मिलाया जाता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही उदाहरण होता है सल्फर, जिसका फॉर्मूला A होता है। और फॉस्फोरस भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एग्जाम्पल है, जिसका फॉर्मूला P4 होता है। और
टू भी जो है, आयोडीन भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसका फॉर्मूला I2 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो समझ गए, लिक्विड फॉर्म में कौन होता है, मिथाइल आयोडाइड। ये सभी गैस है। 24 वाला को देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्लोरीन किस में पाया जाता है। तो यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज फाउंड इन, तो पहला ऑप्शन है क्लोरल, दूसरा है पायरीन, तीसरा है पीवीसी, चौथा है गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन नहीं होगा, यहाँ गलत टिक हो गया है, इस ऑप्शन के पीछे ना जाए, पायरीन सही आंसर होगा। पायरीन को ही अभी हम बोल रहे थे CCl4, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिससे बोल रहे थे आग बुझाने में इस्तेमाल होता है, इसी का नाम पायरीन है। अब क्लोरीन का निकालेंगे प्रतिशत तो कैसे होगा, तो मास ऑफ क्लोरीन यानी 4 गुने 35.5 एक क्लोरीन का होता है। तो ये चीज़ देखिए ना, CCl4 में 4 क्लोरीन है ना, तो 4 गुना एक क्लोरीन वाला का मॉलिक्यूलर मास को कर लिए गुना, और नीचे टोटल यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 4 गुने 35.5 प्लस कार्बन का 12 होता है और गुना 100, है ना। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो लगभग 98% क्लोरीन इसमें निकल के आएगा। तो सही उत्तर जो है इसका कौन हो जाएगा, याद रखिएगा पायरीन। पायरीन मतलब CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन का परसेंट है वो सबसे यहाँ वाला ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होगा। ये इधर गलती से टिक हुआ है, ठीक है, इस पर ध्यान ना दें। 25 नंबर प्रश्न को देखिए कि क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। कितना बढ़िया सवाल है। ब्रोमोबेंजीन को NaNH2 के साथ लिक्विड अमोनिया के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। इसका नाम क्या है, एनिलीन। एनिलीन बनता है बाबू लोग। तो एनिलीन बनता है तो पूछ रहा है कि यह रिएक्शन कौन सा पाथवे को फॉलो करेगा। तो इसमें है ArSN1, ArSN2, ArE1 या ArE2। तो इसमें है ना ArE1 होगा। सही उत्तर जो है वो ArE1 होगा। काहे कि ये अभिक्रिया जो है वो बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बेंजाइन मैकेनिज्म नया नाम सुन रहे हैं, हम क्लास 11th में ही ये चीज़ पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे क्लास में होंगे वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। बेंजाइन एक प्रकार का इंटरमीडिएट है और बेंजीन में ही एक जगह 3 बॉन्ड हो जाता है, 1, 2 और 1, 3, तो बेंजाइन बोलते हैं। तो बेंजाइन वाला इंटरमीडिएट बनाता है किस में, ArE1 में। ठीक है, C नंबर। 26 नंबर है, किसका उपयोग फ्रेऑन के रूप में जाना जाने वाला प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रेऑन विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यानी कि कूलेंट, ठंडा करने वाला एजेंट के रूप में। तो कौन है, फ्रेऑन 12। देखो C और Cl2 और F2, इसी को बोलते हैं CFC। नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन भी है, क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है और कार्बन भी है। अच्छा, 2 क्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन है, ये चीज़ देख लीजिए, और 1 कार्बन है, तभी बोलेंगे इसको फ्रेऑन 12। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्रेऑन 12। और इस फ्रेऑन 12 का इस्तेमाल किया जाता है किस में, रेफ्रिजरेटर में। किस रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन 1 कार्बन, किससे बना है, तो CH4 से बना है बाबू लोग। मीथेने से बना है रे। मीथेन में 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो और 2 हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, बन गया फ्रेऑन 12। ठीक है, तो A नंबर होगा। 27 नंबर को देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन को व्यावसायिक तौर पर तैयार किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन को जो है अगर हम देखें तो कॉमर्शियली बनाने का जो तरीका है वो ये विधि है, जिसको बोलते हैं हम रैस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए, रैस्टिंग मेथड बोलते हैं। इस अभिक्रिया का ही नाम है रैस्टिंग मेथड। और रैस्टिंग मेथड से क्लोरोबेंजीन जो है वो कॉमर्शियली यानी व्यापारिक तौर से बनाया जाता है ना। इसमें क्या है कि बेंजीन का अभिक्रिया HCl के साथ O2 और O2 की उपस्थिति में यानी रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बेंजीन का अभिक्रिया HCl के साथ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में कराएंगे तब बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन।
और इसी पूरा विधि को कहते हैं रेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बेंजीन को Cl2 से यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं, इस बेंजीन का अभिक्रिया Cl2 के साथ यूवी रेज की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो जो बनेगा वो तो यही बनेगा जिसको बोलते हैं BHC। नाम सुने होंगे BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम गैमेक्सिन भी है। क्या बोलते हैं इसको? तो गैमेक्सिन बोलते हैं, याद रखिएगा। BHC को गैमेक्सिन भी बोलते हैं और गैमेक्सिन का यूज़ जो है वो इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किस में? फसल में, क्रॉप्स में। और किस में? फॉर सीड ट्रीटमेंट, बीज के उपचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। बीज के उपचार में, जैसे घर में अनाज रखा जाता है जब, तो इसमें कीट पतंग ना लग जाए, कीड़े नहीं लग जाएं, तो इसीलिए इसको मिला करके रखा जाता है। किसको? गैमेक्सिन को या BHC को। BHC को तो बनता कैसे है? बनता ऐसे है कि बेंजीन है ये, इसका अभिक्रिया जब Cl2 के साथ जब यहाँ H भी डाल देंगे ना या U भी, ये बात याद रखिए, U भी या H भी डाल देंगे तो हर जगह एक Cl आ जाएगा। ये चीज़ बनेगा। देखिए 6वें पोजीशन पे 6 Cl जुड़ जाएगा, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 को लेना होगा हमको। 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, ये चीज़ बनेगा बाबू, आप समझ गए होंगे। 6 लेना होगा, 3 तो HCl भी निकलेगा बाहर और 6 यहाँ जुटेगा। 6 HCl निकलेगा और 6 यहाँ जुटेगा, तो 6 Cl2 लेना होगा, है ना। तो ये बनता है। इस अभिक्रिया में यदि आप देखेंगे तो बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको फॉर्मूला में ही लिखेंगे तो बनेगा C6H6Cl6। इसको ही इस तरीके से लिखा गया है रिंग में, जिसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सिन इसी को बोलते हैं। और इस गैमेक्सिन का इस्तेमाल होता है इंसेक्टिसाइड और सीड ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्न में से कौन चैतन्य शून्य करने वाला औषधि है? चेतना शून्य करना है, यानी एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल, बेहोश करने वाला दवा, तो क्लोरोफॉर्म। चोर लोग को आप लोग देखते होंगे मूवी वगैरह में, टीवी में, कि क्या करता है, रुमाल में लेके चलता है, किसी के आदमी के नाक में तुरंत है सो उसको सूंघा देता है, स्मेल करा देता है और बेहोश करके सारा रुपया पैसा लूट के फरार। तो ये क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में? चेतना शून्य के रूप में, यानी कि एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए। ठीक है, वही क्लोरोफॉर्म है जिसको हम बना रहे थे किससे? प्रोपेनटुओल से। क्वेश्चन नंबर 10 में जाके देखिएगा ये वीडियो। देखिए ये प्रश्न 30 है कि ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसका IUPAC नाम क्या है? तो ये एकदम इसका IUPAC नाम पूछा गया तो क्या होगा? क्लोरोफिनाइल मीथेन। ये देखिए ऐसे समझिए, तब आपको समझ में काफ़ी आसानी से आएगा। गिनती 1 कर लिए, इधर है क्लोरो, इधर है फिनाइल और एक कार्बन वाला है मीथेन, है ना। इस बात को समझ गया, क्लोरो फिनाइल मीथेन। ठीक है, IUPAC नाम ये है, लेकिन कॉमन नाम हम बार बार बोल रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इस बात को आप समझिए, बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नाम है, जबकि IUPAC नाम अगर इसका निकालेंगे तो होगा क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस दो वीडियो में जो अक्टूबर महीने का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम अच्छे से आपको समझा पाए होंगे। इतना समझाने के बावजूद भी यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, एक सिंगल प्रश्न में भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप उस प्रश्न का नंबर लिखते हुए, जैसे आप कहिएगा कि सर 20 समझ में नहीं आया, सर 18 समझ में नहीं आया, सर 2 समझ में नहीं आया, तो हम स्पेशल उस क्वेश्चन के लिए जो भी प्रॉब्लम होगा उसको लेकर के हम वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे।
लेकिन आप अपनी तैयारी में किसी प्रकार का कोई कसर मत छोड़िए। एक ही बार सबको मौका मिलता है 12th का परीक्षा में बैठने के लिए, है ना। चाहे जिस तरीके से पास कर जाइएगा तो दूसरा बार परीक्षा देने का आपका कोई उम्मीद नहीं करेगा। तो इसी उम्मीद से आप एक बार ही बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। हम आपके साथ हमेशा हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमको भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिले। देखिए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।